जो उसके जिस्म का खून निचोड़ लेती थी। इस पर क्यों तारी होती थी वो कपकपी? इस सवाल का जवाब मुझे अच्छी तरह मालूम था। इस कपकपी का माखिज जाज कोरा था और मुझे उसे मारना था। उसकी खून आलूद लाश को अपने पांव तले रोनना था और फिर आंखों में आंसू भरकर सुल्ताना को बताना था कि मैंने उसकी आन बान और इज्जत के हथियारे के साथ क्या किया है। एक बार फिर मेरे जिस्म में चिंगारियां सी छूटने लगी, टकपट्टों में एक बेनाम हरारत लहरें लेने लगी। मैं हमेशा की तरह बेचैन हुआ रहा। कालीन से उठकर कमरे में टहलने लगा, फिर दरवाजे की तरफ बढ़ा। आज सर्दी मामूल से बढ़कर थी। कभी कभी गर्ज चमक का एहसास भी होता था। मैं राहदारी में पहुंचा तो सीनियर गार्ड से चक मोहन ने मुझे रोका। आप कहाँ जावत हैं सर? तुम मेरी आया मत बनो, मैं फुनकारा। मुझे चार दीवारी में घूमने फिरने की आज़ादी है, लेकिन सर रात को इस समय मेरी रात दिन बराबर है। तुम पीछे हटो, मुझे जिम में जाना है। जिम में? सर ये तो कोई टाइम नहीं। उसने डरते डरते कहा। यही वक्त था जब मुझे अपने अकम में इमरान की आवाज़ सुनाई थी। मेरा यह अंदेशा दुरुस्त निकला था कि वो सो नहीं रहा, बस यूं ही आंखें बंद किए पड़ा है। वो गार्ड जगमोहन से मुखातब होकर बोला, देखो भाई, आग लगने का कोई टाइम नहीं होता। बिल्कुल जैसे जलजला किसी भी वक्त आ जाता है और आंधी कभी भी चलना शुरू हो जाती है। तुम टाइम शाइम के चक्कर में ना पड़ो। बड़े साहब को चाहने तो जिम में। पीछे हटो। मैंने गार्ड को एक तरफ धकेला। लेकिन जनाब जिम तो इस टाइम बंद है, ताले लगे हुए हैं। यह तुम्हारा मसला नहीं है, मैंने कहा और आगे बढ़ गया। इमरान भी मेरे साथ था। हमने 2 दिन पहले प्रैक्टिस का एक मुतबादिल इंतजाम कर लिया था। पाए बाग में दरख्तों के दरमियान एक कुशादा जगह हमारे काम आ सकती थी। यहाँ हमने एक सैंड बैग लटका दिया था और कैनवस का एक बहुत बड़ा गद्दा भी डलवा दिया था। इस गद्दे में चावल की छाल यानी पराली भरी हुई थी। राहदारी से निकलकर हम अहते में पहुंचे और फिर बाएं बाग में ताकिल हो गए। सर्दी में इस मसरूफियत का कोई जवाब तो नहीं बनता था, लेकिन मैं अपने अंदरूनी इज़्तिराब का क्या करता जो मुझे किसी करवट चैन नहीं लेने दे रहा था। किसी वक्त तो मुझे लगता था कि अगर मेरे अंदर की आग का कोई ईंधन ना बना या उसे ना मिला तो मैं खुद ही इसमें जलकर भस्म हो जाऊंगा। मैंने कहा, यार इमरान, मुझे तो इस जलील चार्ज के साथ 2-2 हाथ करने हैं। क्या आफत आई है तुम पर? तुम तो जाकर सो जाओ। ये तो वही फिल्मी सिचुएशन है जिगर। सितारो तुम तो सो जाओ, परेशान रात है। जब रात परेशान है, तुम परेशान हो, तो फिर मैं कैसे आराम कर सकता हूँ? लिहाजा जहां गदा वहीं रस्सी। हम दोनों बाग के उस तरह गंज में पहुंचे। हल्की धुंध ने कुर्बो जवार को ढांप रखा था। हवा थमी हुई थी, मगर तारीक आसमान पर गाहे बगाहे बिजली चमक जाती थी। हमारी हरकत के साथ ही गार्ड्स ने भी हरकत की थी। वह हमें दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन यकीनी बात थी कि वो पाए बाग के इर्द गिर्द मंडला रहे हैं। मैं और इमरान पहले शैडो फाइट करते रहे, फिर सैंड बैग के साथ मशगूल हो गए। सैंड बैग को कदरे नरम रखने के लिए इसमें अमूमन रेत के साथ लकड़ी का बारीक बरादा भी भरा जाता है, मगर इस बैग में सिर्फ रेत ही रेत थी। ये बहुत हार्ड था और खाली हाथ इस पर मुसलसल मुक्काबाजी करना कोई आसान काम नहीं था। हम लगे रहे। फिर इमरान वक्फा लेने के लिए बैठ गया, मगर मैं बदस्तूर मसरूफ रहा। धमधम की आवाजों से बाग का तनहा गोशा गूंजता रहा। वही जनून, वही दीवानापन, वही ख्वाहिश कि जिस्म को इतनी तकलीफ पहुंचे कि वो चटक जाए, सांसों की कटार इतनी तेज हो जाए कि फेफड़े फट जाएं और बर्दाश्त की वो हद आ जाए कि आंखों तले अंधेरा छा जाए। मैं वक्फा ना लूं, बल्कि तिवरा कर गिर जाऊं। जैकी ने कहा था, पहले अपने आप से जंग जीतना पड़ती है और जब ये हो जाए तो फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। जो लोग मुझे इस तरह अंधाधुंध मशक करते देखते थे, वो कहते थे कि मैं बीमार पड़ जाऊंगा या फिर कोई ऐसी चोट लगवा लूंगा कि मुझे मार्शल आर्ट वगैरह से किनारा कशी इख्तियार करनी पड़ जाएगी। ऐसी बातों में यकीनन वजन था, मगर मैं जिस रास्ते पर चल पड़ा था इससे वापसी मुमकिन नहीं थी। ये एक अलग रास्ता था, ये एक जुदा तर्ज थी। इसमें वो करना था जो नहीं करना था। इसमें सबसे पहला हरीफ अपना ही नफ्स था। इसमें बहुत तकलीफ थी, लेकिन इस तकलीफ को बर्दाश्त करने के लिए एक इसमें आज़म भी था, और वो इसमें आज़म ये यकीन था कि इस तकलीफ का सिला मिलेगा और इस तकलीफ का सिला मिलेगा। एक बार बादल जोर से गरजा और फिर बारिश होने लगी। मेरे देखते हुए जिस्म पर यख बस्ता बौछार पड़ी। बस करो यार, बाकी सुबह से ही इमरान ने राय दी, तुमने जाना है तो जाओ, मैंने हाँफती हुई आवाज में कहा। इमरान ने तकरार नहीं की, वो मेरा रमश शनाज था। समझ गया कि मैं नहीं जाऊंगा। उसने तेजी से कांटा बदला। अच्छा ऐसे तो ऐसे ही। वो उठा और मुझ पर फिल पड़ा। हम पराली से भरे हुए गद्दे के ऊपर गिरे और एक दूसरे को पिछाड़ने की अंधाधुंध कोशिशें करने लगे। बारिश ने जोर पकड़ा। हमें सिक्योरिटी गार्ड के भागते कदमों की आवाजें आई। वो साया ढूंढने के लिए दाएं बाएं हो रहे थे। ये बड़ी मजेदार सूरत हाल थी। जब सारा शहर गर्म कपड़ों में, आतिशदानों और अंगीठियों के सामने सर्दी महसूस कर रहा था, हम यकबस्ता बारिश में अपना अलग ही तमाशा लगाए हुए थे। मेरी और इमरान की जोर आजमाई में फिर वही फर्क सामने था। वो महारत और तकनीक में मुझसे आगे था, लेकिन मैं अपनी गैर मामूली बर्दाश्त और स्टेमिना के सबब इसको टफ टाइम दे रहा था। जोरदार बारिश में हमारी ये अंधाधुंध कुश्ती 10-15 मिनट जारी रही। हमारी कमीजें तार तार हो गई। इस दौरान में ओले पड़ने लगे। फाइबर के करीबी शेड पर ओलों के गिरने की आवाज बड़ी जोरदार थी। इमरान ने हाँफती आवाज में कहा, हम दोनों में से एक जरूर शैतान है। क्या मतलब?
मैंने जोर लगाकर उसका आर्म लाक तोड़ा और उसके ऊपर आ गया। हमें कंकरियां मारी जा रही हैं, वो बोला। फिर जरा तवक्कुफ से कहने लगा, और देखो अब हाजन भी नजर आ रही है। मैंने इमरान को नीचे दबाए दबाए घूम कर देखा। चंद कदम के फासले पर मैडम अपनी बड़े साइज की काली छतरी लिए खड़ी थी। उसने सफेद गाउन पहन रखा था। उसने पुकारा, ये क्या हो रहा है? तुम लोग अपने होश में हो? मैंने जो 1 सेकंड मैडम को देखने में सर्फ किया था, इसमें इमरान ने अपना काम शुरू कर दिया था। उसने जोड़ों की एक फर्शी तकनीक इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर मुझे अपने बाजुओं के आईनी शिकंजे में जकड़ लिया। इस बार बाजू के बजाय मेरी गर्दन गिरफ्त में आई थी। अब वो मेरे नीचे होने के बावजूद मुझे बेबस करने की पोजीशन में था। जब मैं उसकी ये गैर मामूली फुर्ती और महारत देखता था तो मुझे मैडम की इस बात में वजन महसूस होने लगता था कि मेरी बजाय जॉर्ज का मुकाबला इमरान को करना चाहिए था। मैं अपनी गर्दन को इमरान के बाजू से निकालने की तदबीरें सोच रहा था जब दफतन जाला बारी तेज हो गई। जालों का साइज भी शायद बढ़ गया था। अब खुली जगह पर होना खुद को जख्मी करने के मुतरादिफ था। हम उठ खड़े हुए और भागते हुए फाइबर की शेड के नीचे आ गए। हमारे जिस्म की खराशों से खून रिस रहा था और सांसें धूकनी की तरह चल रही थी। मैडम छतरी समेत शेड में पहुंच गई। कई मुसल्ला गार्ड्स भी हमारे इर्द गिर्द आन मौजूद हुए और सर्दी में नीले पड़ रहे थे। यकीनन दिल ही दिल में वो हमें बद्दुआओं से नवाज रहे हों कि ये क्या हमाकत है भाई। मैडम ने गुस्से से कहा, तुम लोग मुझे मुश्किल में डाल दोगे। तुम्हारी सिक्योरिटी और सेहत मेरी जिम्मेदारी और तुम लठ लेकर इन दोनों चीजों के पीछे पड़े हुए, ये कोई बात है? वो गुस्से से कांप रही थी और गालिबन एक कप कपाट में कुछ अमल दखल सर्दी का भी था। सॉरी, मैंने मुख्तसिर कहा और पलट कर अपने कमरे की तरफ चल दिया। इमरान और मैडम कुछ देर वहां खड़े रहे। फिर कदमों की चाप से अंदाजा हुआ कि वो भी मेरे पीछे आ रहे हैं। कमरे में पहुंचकर मैडम ने मुझे सिक्योरिटी के हवाले से मौजूदा खतरात से आगाह किया और तंबीह की कि मैं ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरतूं। उसके बातों में वजन था। इस गुफ्तगू के दौरान में इमरान लिबास तब्दील कर चुका था। मैंने भी लिबास तब्दील किया। इमरान ने मेरे मना करने के बावजूद आतिशदान रोशन करवाया और मुलाजम से काफी वगैरह लाने के लिए कहा। कुछ ही देर में हम आतिशदान के सामने बैठे कॉफी की चुस्कियां ले रहे थे। अब रात के 12 बजने वाले थे। लगता था कि हमारी तरह अभी मैडम भी सोई नहीं। स्लीपिंग गाउन जरूर उसके जिस्म पर था, मगर चेहरे से अंदाजा होता था कि वो भी अभी तक बिस्तर से दूर थी। उसने बताया कि 7वीं के जश्न के हवाले से जो तैयारियां हो रही हैं वो इनमें मसरूफ थी और अभी थोड़ी ही देर पहले फारिग हुई है। हम 7वीं के जश्न के बारे में बात करते रहे। फिर गुफ्तगू का रुख इस कदीम रस्म साबर की तरफ मुड़ गया जिसके लिए शुभ घड़ी अब निकाली जा चुकी थी और हम धीरे धीरे इस शुभ घड़ी की तरफ सरक रहे थे। मैडम ने उठते हुए कहा, आओ मैं तुम दोनों को कुछ दिखाऊं। हमने एक दूसरे को देखा, फिर उठ खड़े हुए। मैडम हमें लेकर एक तवील कालीन पोश राहदारी से गुजरी, फिर लकड़ी के जीनों पर आ गई। ये जीने ऊपर एक गैलरी में जा रहे थे। शीशे की रंगीन खिड़कियों से बाहर बारिश अब एक धीमी हमवार रफ्तार से बरस रही थी और गाहे बगाहे बिजली भी चमक दिखा रही थी। हम एक तवील गैलरी में पहुंचे। गैलरी की छत ऊंची थी और यहाँ ऊपर तक लकड़ी की पालिश शुदा अलमारियां चुनी हुई थी। ये दरअसल इस लाल भवन का शानदार कुतब खाना था। मैडम एक अलमारी तक पहुंची और उसने किताबों के दरमियान से एक बड़ा सा एल्बम निकाल लिया। यह दरअसल सांबर की मुसव्वर कहानी थी। इस जहाजी साइज के एल्बम में 150-200 तस्वीर थी। इसमें सांबर की तारीख दर्ज थी और पिछले 20-25 साल में जो अहम लड़ाइयां हुई थी इनका तस्वीर तस्करा भी था। ज्यादातर तस्वीरें कैमरों से खींची गई थी। कुछ हाथ से बने हुए स्केच भी थे। तस्वीरों के साथ जो टेक्स्ट था वो इंग्लिश में था और वो भी हाथ ही से लिखा गया था। अंदाजा होता था कि यहाँ राजवाड़े के अंदर कुतब या अखबार वगैरह छपने की सहूलत मौजूद नहीं है। स्वयंवर और सांबर की तारीख हजारों साल पुरानी थी। इस बारे में इस एल्बम के अंदर काफी कुछ लिखा गया था। माजी में होने वाले कई सांबर मुकाबलों का जिक्र भी इसमें मौजूद था। शुरू में दर्ज था, किसी मतलूबा शय के लिए नरजाती के दरमियान जोर आजमाई करने का रवाज इतना ही पुराना है जितनी जमीन की तारीख। कहने के तो हम स्वयंवर और सांबर को रस्म कहते हैं, लेकिन ये रस्म नहीं है, यह अनफितरत है और यह फितरत इंसान और हैवान दोनों में एक जैसी है। मादा के असूल के लिए नर जानदार हमेशा से स्वयंवर रचाए आते हैं। परिंद, चौपाए, दरिंदे सब इसमें शामिल हैं। ये जानदार अपनी मादा के हसूल के लिए इलाके और खुराक वगैरह के लिए भी दूबदू मुकाबले करते हैं। जोर आवर अपना मकसद पाता है, कमजोर अपनी शिकस्त तस्लीम करके मजीद नुकसान और खून खराबे से बचता है। ये सब कुदरत के असूलों के मुताबिक है। इस तस्वीर के नीचे पेंसिल से बना हुआ एक स्केच था जिसमें 2 12 सिंगों को एक मादा के लिए अंधाधुन लड़ते हुए दिखाया गया था। इस तरह की और छोटी बड़ी तस्वीरें और तहरीरें भी एल्बम में मौजूद थीं। इनमें सांबर के मुख्तलिफ तरीकों और वाकयात पर रोशनी पड़ती थी। कैमरे की एक ब्लैक एंड व्हाइट में हुक्म के एक मामू को एक मखविया के सिलसिले में एक डकैत से मुकाबला करते हुए देखा गया था। ये छोटी तलवार यानी कटारी का मुकाबला था। दोनों हरीफों ने बाकायदा जरा बख्तर पहने हुए थे। सरों की हिफाजत के लिए आईनी टोपियां थीं। तस्वीर में हुक्म का ग्राडियल मामू डकैत के सीने पर चढ़ा बैठा था और उसने कटारी उसकी गर्दन पर रखी हुई थी। मैडम ने बताया, यह देखो नीचे इस मुकाबले की तारीख भी दर्ज है, 8 सितंबर 1938।
हुकम का मामू ये स्वयंवर जीत गया था और इसने मकविया लड़की को डकैत से छुड़ाकर इसे बाकायदा शादी की थी। और ये देखो ये तस्वीर। मैडम ने एक और फोटोग्राफ की तरफ इशारा किया। इसमें दो आदमी डेविल के अंदाज में एक दूसरे पर पिस्तौल से गोली चला रहे थे। फौजी वर्दी वाला शख्स गोली चलाने में पहल कर गया था और उसका हरीफ जख्मी होकर घुटनों के बल बैठा हुआ था। ये कौन कौन है, मैंने पूछा। हुकम जी के वालिद राय प्रताप का सेनापति अशोका और हुकम का अस्करी उस्ताद अफगन राजपूत। दोनों के दरमियान एक खूबसूरत खाना बदोश लड़की के लिए झगड़ा खड़ा हो गया था। अफगन इस लड़की की शादी अपने छोटे भाई से कराना चाहता था, जबकि सेनापति इसे खुद अपने पास रखना चाहता था। इसमें सेनापति जीत गया था और हुकम का उस्ताद अल्लाह को प्यारा हो गया, इमरान ने पूछा। नहीं, वो भी जिंदा बच गया था। दरअसल सांबर में अगर इस तरह का मुकाबला हो तो इसमें रबर की गोलियां इस्तेमाल होती हैं। ये सिर्फ जख्म देती हैं। सांबर और स्वयंवर की लड़ाई आम तौर पर हरीफ को सिर्फ जेर करने के लिए लड़ी जाती है। स्वयंवर और सांबर में असल फर्क क्या है, इमरान ने पूछा। ये पढ़ो, ये फर्क यहाँ लिखा है। मैडम ने थोड़ी सी फर्करदानी करके एक तहरीर इमरान को दिखाई। इमरान अंग्रेजी में लिखा था, स्वयंवर किसी औरत के लिए रचाया जाता है, वो कुछ ख्वाहिशमंद लोगों में से अपने लिए शौहर चुनती है। ये चुनाव आम तौर पर जिस्मानी ताकत के मुकाबले से होता है। ताहम सांबर का दायरा वसी है। इसमें औरत के अलावा जायदाद, जेवर या कोई भी कीमती चीज तनाजे की वजह हो सकती है। और आम बात यह है कि सांबर का मुकाबला सिर्फ दो दावेदारों के दरमियान नहीं होता। दावेदारों की जानिब से कोई भी शख्स इस रस्म में हिस्सा ले सकता है। मसलन एक कीमती घोड़े की मलकियत पर किसी अधेड़ उम्र शख्स की तरफ से इसका छोटा भाई या बेटा सांबर में हिस्सा ले सकता है। तहरीर में इस हवाले से और भी बहुत कुछ लिखा हुआ था। इमरान ने पूछा, मरो या मारो वाली लड़ाई इससे पहले भी होती रही है? बिल्कुल ऐसी मिसालें मौजूद हैं। ये देखो, ये एक तस्वीर। मैडम ने चंद सफ़हात पलटे। एक सनसनीखेज मंजर था। रंगीन तस्वीर थी। नीचे तारीख दर्ज थी, 9 जनवरी 1972। बड़ी बड़ी मूछों वाला एक अंग्रेज रक्स के अंदाज में उछल रहा था। उसके कदमों में एक काला भजंग मकामी पड़ा था। इस तनोमंद मकामी शख्स के सीने में दस्ते तक एक खंजर पवस था और वह जानकुनी के आलम में था। मैडम बोली, ये पढ़ो। मरने वाले का नाम कुमार है। यह मकामी शिकारी था। इसने हुकम जी के वालिद के मेहमान मिस्टर डी जॉन को फाइट टिल डेथ का चैलेंज किया था। डी जॉन भी एक मशहूर शिकारी था और कॉगर शेरों पर रिसर्च के लिए इंडिया आया हुआ था। वो अब भी शायद जिंदा है। दोनों में एक कीमती बाज के हवाले से झगड़ा हुआ था और इसी झगड़े में वक्फे वक्फे से 4 बंदों का मर्डर भी हुआ था। बिलाखिर बात सांबर तक पहुंची थी। इस मुकाबले ने भी स्टेट में बहुत शोहरत पाई थी। दरअसल जब कभी भी कोई मर्द मारो या मारो वाला मुकाबला करता है, इसको बहुत शोहरत मिल जाती है। इस मुकाबले में यह अंग्रेज शिकारी डी जॉन जीत गया। इस तस्वीर के बाद भी डी जॉन ने अपने दम तोड़ते हरीफ पर खंजर के 10-15 वार किए थे और उसे जख्म कर दिया था। वो तस्वीरें एल्बम में शामिल नहीं हैं। एल्बम में कुछ तस्वीरें चौंका देने वाली थी, बल्कि इनको शर्मनाक भी कहा जा सकता था। इनकी तादाद 8-10 होगी। ये तस्वीरें क्या है, मैंने तजस्सुस से पूछा। इसको रांदी कहा जाता है, मैडम ने जवाब दिया। क्या मतलब? यह मकामी जुबान का लफ्ज है, मतलब है लानत भेजना। यह सांबर के तरीकों में से एक तरीका है। ये रांदी इन लोगों के साथ की जाती है जो सांबर लड़ते हैं और अपने मद्दे मुकाबले से बुरी तरह हार जाते हैं। बुरी तरह हारने से मतलब एक खास तरीके से हारना है। ये देखो, यहाँ इस बारे में थोड़ी सी तफसील लिखी है। जब सांबर में एक हरीफ दूसरे को इस तरह से हराए कि उसके पूरे बोझ को सर से बुलंद करके अखाड़े में पटक दे, तो वो रांदी करने का हकदार होता है और यह मुकाबला उसके साथ ही फौरन खत्म भी हो जाता है। ये देखो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मैडम ने जल्दी जल्दी चंद वर्क पलटे और सांबर का एक मंजर दिखाया। इस ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में एक पहलवान नुमा शख्स अपने हरीफ को बाकायदा बाजुओं पर उठाकर जमीन पर पटकने की तैयारी कर रहा था। मैडम बोली, सांबर में इस दाव के चल जाने के दूसरे हरीफ की बदतरीन शिकस्त समझा जाता है। वो न सिर्फ हारता है बल्कि रांदी का शिकार भी हो जाता है। यही सारी तफसील का एक और दिलचस्प पहलू था और किसी हद तक शर्मनाक भी। हमने रांदी ज़दा अफराद की तस्वीरें देखी। वो मुकम्मल बरहना कर दिए गए थे और जीतने वाला हरीफ इनकी पुश्त पर लात रखकर इन्हें अखाड़े से बाहर फेंक रहा था। 2-4 तस्वीरें ऐसी थीं जिन्हें देखकर पता चलता था कि हारने वाले को गार्ड्स वगैरह ने जबरदस्ती बरहना किया है और इन्हें बाजुओं से जकड़ रखा है ताकि जीतने वाला हरीफ इसकी नंगी पीठ पर लात रसीद करने की रस्म अदा कर सके। जबरदस्त। इमरान ने ऊपर नीचे सर हिलाया। मैं जॉर्ज गोरा को इसी हालत में देखकर बड़ी खुशी महसूस करूंगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या मरो और मारो वाली फाइट में भी ये रोल लागू होता है? बिल्कुल होता है, मैडम ने कहा, बल्कि इस सिलसिले में तुम्हें मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए। आई थिंक ये एक बहुत खतरनाक रोल है। लड़ाई के किसी भी मरहले में अगर तुम्हारा हरीफ तुम्हें बाजुओं पर सीधा ऊपर उठाकर पटक दे तो समझो को खेल वहीं पर खत्म हो गया। यानी मरो या मारो वाली लड़ाई भी वहीं पर खत्म हो जाएगी और पटका जाने वाला हरीफ दिफा के काबिल भी हुआ तो मुकम्मल तौर पर दूसरे हरीफ के रहमो करम पर आ जाएगा। लेकिन वो कहते कहते खामोश होगी। लेकिन क्या, मैडम, मैंने पूछा। मुझे मार्शल आर्ट वगैरह की इतनी समझ बूझ नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हकीकी लड़ाई में किसी शख्स का अपने जैसे मध्य मुकाबल को
बाजुओं पर उठाकर सर से बुलंद कर लेना कोई आसान काम नहीं होता। ऐसा वाकया शाज़ो नादर ही रूनुमा होता होगा। वो सवालिया नजरों से इमरान को देख लगी। आप ठीक कह रही हैं, इमरान ने तायद की। नूरा कुश्तियों के सिवा ऐसा कभी कभार ही हो पाता है। बहरहाल खतरा तो खतरा ही होता है, और इस खतरे का सबूत ये 8-10 फोटोग्राफ भी मौजूद हैं। हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गई, जॉर्ज भी कम से कम एक बार तो यह कारनामा अंजाम दे ही चुका है। मैडम ने फरकरदानी की और एक रंगीन फोटोग्राफ दिखाया। यह करीबन 3 बरस पुरानी तस्वीर थी। इस लड़ाई में छोटे दस्ते की खिलाड़ी इस्तेमाल हुई थी। दोनों हरीफों ने जरा बख्तर जैसे लिबास पहन रखे थे और सरों पर आहिनी टोपियां थी। जॉर्ज ने अपने मद्दे मुकाबल को बाजुओं पर उठाकर सर से बुलंद कर रखा था और उसे पटकने के मरहले में था। इनके इर्द गिर्द सैकड़ों पुरजोश तमाशाई नजर आ रहे थे। जिसको उठाया गया था वो तनुमंद शख्स था। जरा बख्तर ने उसे मजीद बोझल कर रखा था। इस मंजर से जॉर्ज की गैर मामूली जिस्मानी ताकत का सुराग भी मिलता था। मैडम ने बताया कि इस शख्स को खास तरीके से खराने के बावजूद जॉर्ज ने इसके साथ रांदी नहीं की थी, यानी इसे कपड़े उतारने पर मजबूर नहीं किया था। हाँ, रांदी के इजहार के लिए इस पर थूका था और धक्का देकर अखाड़े से बाहर कर दिया था। ये सब यहाँ नीचे दर्ज है। ऐसे ही छोटे बड़े वाकयात की वजह से यहाँ जॉर्ज गोरा की धाक बैठ गई है और प्रस्तार इसे शक्ति देवता का नाम देते हैं। लगता था कि मैडम ने इस जखीम एल्बम के टेक्स्ट को काफी गौर से पढ़ रखा था। इसने हमें ग्रा कदर मालूमात फराम की। मैडम आज हम दोनों के साथ काफी बेतकल्फी से बातें कर रही थी। उसने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, वैसे तो तुम्हारे और जॉर्ज साहब के सांबर के बारे में सब कुछ तय हो चुका है, शुभ घड़ी भी आ चुकी है, लेकिन पता नहीं क्यों किसी वक्त मुझे लगता है शायद ये लड़ाई ना हो सके या इसमें कोई और रुकावट आ जाए। बस एक ख्याल सा है मेरा। ख्याल की कोई वजह भी तो होती है मैडम, इमरान ने कहा। इसने सिगरेट सुलगाया और इमरान को घूरते हुए बोली, मैं तुम्हें इतनी इन्फॉर्मेशन दी, इतना कुछ बताया, लेकिन तुम दोनों बहुत कुछ छुपाते हो और छुपाते रहे हो। आप क्या कहना चाह रही हैं मैडम, इमरान ने पूछा। वो कुछ देर उसकी आंखों में देखती रही, फिर गहरा कश लेकर बोली, मुझे एक बात सच से बताना, क्या इस दिन तुम करतब दिखाते हुए वाकई गिरे थे या ये एक ड्रामा था? इमरान ठटका, फिर संभल कर बोला, आपके ज़हन में ये ख्याल क्यों आया? समरीन जो जख्मी हुई है सुल्ताना की भाभी बनने वाली थी, यकीनन तुम दोनों के दिलों में उसके लिए नर्म गोशा होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे फेरी सिलेक्शन से बचाने के लिए जख्मी किया गया हो? मैडम एक नहायत जहां दीदा औरत थी। हमें पहले ही शुबा था कि उसका ध्यान जरूर इस तरफ जाएगा। अब इस बात को छुपाना मैडम से फासला बढ़ाने के मुतरादिफ था और हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। थोड़े से तजब्जुब के बाद इमरान ने यह बात तस्लीम कर ली। मैडम ने खफगी का इजहार किया। उसने कहा, यह बड़ी खतरनाक हरकत थी। अगर किसी को जरा सा भी शुबा हो जाता कि जानबूझकर ऐसा किया गया है तो तुम्हारे साथ साथ समरीन भी सख्त मुसीबत का शिकार हो जाती। अब भी गीता और मैनेजर मदन वगैरह को गफलत का इल्जाम दिया जा रहा है और इनसे सख्त बाज पुरस हुई है। यहाँ की सजाएं बड़ी सख्त हैं। तुम्हें वो दर्द के इंजेक्शन वाली बात याद है ना? ये समरीन जैसी लड़की तो इतनी दवा की हल्की सी डोज में बर्दाश्त नहीं कर सकती। कुछ देर इस बारे में बात होती रही, फिर मैडम की नाराजगी कम हो गई और वो नॉर्मल नजर आने लगी। वो नॉर्मल हो गई तो मैंने पूछा, आप अभी ये क्यों कह रही थी कि सांबर की लड़ाई में अब भी रुकावट है? वो चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद बोली, कल एक बुढ़िया हुक्म जी की कचहरी में पेश हुई है। मुझे पूरी बात का तो पता नहीं, सुना है उसने हुक्म जी के सामने वावेला किया है और कहा है कि सुल्तान और उसका पति धर्म विरोधी हैं। इन महापापियों को किसी भी रस्म या शर्त वगैरह की आड़ में माफ नहीं किया जा सकता। वो कहती है कि मैंने इन धर्म विरोधियों की सजा की खातिर अपना बेटा और बहू कुर्बान किए, अपने पोते के सहारे से महरूम हुई हूँ, वगैरह वगैरह। मेरे जहन में चमाका सा हुआ। ध्यान फौरन माला की दादी सास यानी सतीश की खोसट दादी की तरफ चला गया था, जो दकियानूसियत और तवहम परस्ती में अपनी मिसाल आप थी। उसके साथ ही फतेहपुर के मंदिर में पेश आने वाले खूनी वाकयात भी निगाहों के सामने घूम गए। इन वाकयात के बाद सतीश, माला और उसकी दादी सास अचानक की नजरों से ओझल हो गए थे। ये बुढ़िया कौन है? मैंने अपने अंदरूनी कैफियत छुपाते हुए मैडम से पूछा। अभी मुझे ठीक से पता नहीं, लेकिन सुना यही है कि नल पानी से आई है। मैं सुबह इस बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी। हम जब अपने कमरे में वापस पहुंचे तो इमरान गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसने कहा, ताबिश मैं अपने पहले दिन वाली राह पर कायम हूँ। मुझे लगता है कि तुमने राजभवन के सामने जाकर और जॉर्ज को ललकार कर जल्दबाजी की है। मैं इसे बहादुराना बेवकूफ़ी कहूँगा। पहले तो इस बात में भी अभी तक शुबा मौजूद है कि जॉर्ज के साथ तुम्हारा मरो या मारो वाला दो बुत मुकाबला होगा, लेकिन ये मुकाबला हो भी गया तो इसके बाद की सूरत हाल वाज़ेह नहीं है। हमारा ख्याल है कि अगर हम जीत गए तो हमें खरामा वापस नलपानी जाने की इजाजत दे दी जाएगी। खुदा न खास्ता दूसरी सूरत हुई तो तुम्हें सूली पर लटकाकर किस्सा खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में ये दोनों काम मुश्किल हैं। हार जीत दोनों ही सूरतों में तुम्हारे लिए सुल्ताना वाला मसला वहीं रहेगा। इसके बारे में तुमसे मालूमात हासिल किए बगैर ये लोग तुम्हें नजरों से ओझल नहीं होने देंगे। लेकिन जॉर्ज अलल इलान ये कमिटमेंट कर चुका है। इस कमिटमेंट की चोलें हिलाने के लिए ये पंडित पुजारी वगैरह मौजूद हैं। जिस तरह ये अपने मतलब की कुंडली निकाल लेते हैं, इसी तरह हर मसले का कोई ना कोई हल भी ढूंढ लेंगे। लेकिन अभी तक पंडित महाराज ने किसी हद तक असूल पसंदी दिखाई है। उसने मुंसिफ के तौर पर एक ऐसा फैसला दिया है जो बहुत से लोगों को पसंद नहीं था।
मेरा मतलब है मेरी और जॉर्ज की मरो या मारो वाली फाइट करवाने का फैसला। हाँ ये तो है, लेकिन हो सकता है कि इसमें वो दीगर पंडितों और पोथियों शास्त्रों में लिखी हुई तहरीरों की वजह से मजबूर हो गया। फिर भी उसने अंदर खाने तुम्हें तुम्हारे मुतालबे से हटाने की कोशिश तो की। हमारा ख्याल था कि अगले रोज मैडम राजभवन से बुढ़िया के बारे में कोई खबर लाएगी, लेकिन हुआ ये कि खुद हमें ही राजभवन से बुलावा आ गया। मैं और इमरान इस वक्त समरीन के बारे में बात कर रहे थे। वो अभी हमारे सामने से गुजरकर अंदरूनी पोर्शन की तरफ गई थी। वो कदरे कमजोर नजर आती थी। इमरान की तलवार से लगने वाला जख्म उसकी गर्दन से शुरू होकर कान की लो तक चला गया था। 7-8 टांके लगे होंगे। अब पट्टी खुल चुकी थी, ताहम अब भी जख्म पर कोई दवा लगी हुई थी। इस जख्म ने उसके हुस्न को गहनाया था, मगर इसकी आबरू को एक फौरी खतरे से महफूज कर दिया था। और दाग तो चांद के चेहरे पर भी होते। मुझे और इमरान को यकीन था कि समरीन मौजूदा सूरत हाल से खुश होगी। हमें पता चला था कि इसे 1-2 दिन ही में इसके घर वापस भेज दिया जाएगा। मैं सोचने लगा, क्या मुस्तकबिल करीब में ऐसा हो सकेगा कि समरीन और सुल्ताना के भाई नबील को इनकी खोई हुई मोहब्बत मिल सके। हम समरीन के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे जब मैडम अफरा तफरी में हमारे कमरे में आई और उसने मुझसे मुखातब होकर कहा, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें दरबार में बुलाया गया है। दरबार में?